स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 3 थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि गवर्नमेंट्स कुछ रूल और रेगुलेशन बनाती है, इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अपने कुछ रूल और रेगुलेशन बनाते हैं जिनके बेसिस पर हम अकाउंट करते हैं। सभी लोगों को वो रूल और रेगुलेशन मानने पड़ते हैं। जिस तरह से हमारे स्कूल के अंदर किसी तरह का कोई रूल बन जाए तो हम उस रूल को अप्लाई करते हैं और उस रूल को मनाते हैं। इसी तरह से अकाउंट्सिंग के अंदर आप जब अकाउंट्स में कोई भी वर्क करते हैं तो आप सभी को जो है कुछ ना कुछ रूल और रेगुलेशन मानने पड़ते हैं। जो रूल और रेगुलेशन मानने पड़ते हैं उन रूलों की जो लिस्ट बनाई जाती है उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में भी होते हैं और इंडिया से बाहर भी होते हैं, यानी आप कह सकते हैं फॉरेन में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं और इंडिया के भी होते हैं। ये बात अलग हो सकती है अलग अलग कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर कोई और हो और उनका नंबर कोई और हो, लेकिन बनते सभी के यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब हो गया कि हम जितने भी वर्क करते हैं वो एक रूल और रेगुलेशन के अंदर करते हैं, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि हमारा होता है साहब अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है वो आप उसे कह सकते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी GAAP। इसके अंदर क्या होते हैं, एक बेसिक रूल वगैरह होते हैं जो आप ऑपरेट करते हो अपने बिजनेस को ईजिली, जिससे आप इजीली अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। ये एक तरह की क्या होती हैं, गाइडलाइन होती हैं जो इशू करी जाती हैं किनके द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इनके द्वारा इशू करी जाती हैं, जो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से है। यानी कि अलग अलग रूल अलग अलग टाइम आते रहते हैं और जो रूल और रेगुलेशन बन जाते हैं उन सब रूल और रेगुलेशन को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होती हैं वो मैन मेड होती हैं, यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होती हैं वो मैन मेड होती हैं और इसमें पॉसिबिलिटी रहती है सजेशंस की। वो सजेस्ट गए होते हैं कि आप किस कैसे करोगे इन चीज़ों को, और ये किस पर होते हैं, पर्सनली एक्सपेंसेस पर एक्सपीरियंस पर होते हैं। यानी कि वो एक रूल और रेगुलेशन बनाते हैं और देखते हैं यार कि इन चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं है, इसलिए ये क्या होते हैं, मेन मेड होते हैं। सभी चीज़ों को देखने भरने के बाद बनाए जाते हैं। जैसे कि सब कुछ आप देख सकते हैं, पहले हमारे पास सेल टैक्स चलता था, अब हमारे पास वो रूल चेंज हो गया और वो रूल क्या हो गया, वैट। आपने देखा वैट के अंदर भी टैक्स जाता था और पहले सेल टैक्स में भी टैक्स जाता था। तो सेल टैक्स पुराना हो गया, सेल टैक्स को चेंज करा गया, सेल टैक्स के बाद क्या बन गया, वैट बन गया, वैल्यू एडिड टैक्स। इस तरह से टाइम टू टाइम जो है चीज़ें बदलती रहती हैं और गवर्नमेंट या एजेंसीज वगैरह उनको चेंज करते रहते हैं। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, मेन मेड होते हैं, टाइम टू टाइम ये बदलते रहते हैं। दूसरी चीज़, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, फ्लैक्चुएबल होते हैं, यानी कि ये परमानेंट नहीं होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो परमानेंट होंगे, एक बार जो चीज़ बन गई वो चेंज नहीं हो सकती, ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं। जैसे आपने देखा था जब वैट का रूल बना था तो वैट के अंदर बहुत सी रूल्स थे कि 19% लगेगा, 18% लगेगा, 20% लगेगा, अलग अलग रूल्स थे कि 8% है या 4% है, लेकिन हल्के हल्के फिर वो चेंज हुए। जो 20% वाले थे वो 18% में आ गए, कुछ 18% वाले और भी कम रूल में आ गए, यानी कि उन पर टैक्स जो है वो कम और ज़्यादा लगने लगे। तो इस तरह से ये क्या हो सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, आराम से चेंज हो जाते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है आर जनरली एक्सेप्टेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आसानी से एक्सेप्ट करके जा सकते हैं क्योंकि ये गाइडलाइनों पे बेसिस होते हैं, आपको गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती हैं और आप अकाउंटिंग के जो रूल्स होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें ईजिली क्या कर लेते हो, डिपेंड कर लेते हो, और आप इन पर डिपेंड हो जाते हो और ईजिली आप जो है क्या कर सकते हो, उन्हें अपने बिजनेस के अंदर लागू कर सकते हो ईजिली आप इसको। जैसे कि आपने देखा था पहले हमारा आता था सेल टैक्स, सेल टैक्स के बाद हमारा वैट हो गया, वैट के बाद हमारा क्या हो गया, GST। आपने देखा जबकि चीज़ तीनों एक ही है। सेल टैक्स का मतलब भी क्या था, टैक्स लगाना। हम जो भी चीज़ हमारी चीज़ बेचते थे उसके ऊपर टैक्स लगा देते। उसके बाद क्या आ गया, वैट। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडिड टैक्स, यानी जो हमारी वैल्यू होती थी उसके ऊपर हम टैक्स लगाते थे। अब वो दोनों के दोनों नाम चेंज हो गए और दोनों को नामों को चेंज करने के बाद क्या नाम होगा, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चीज़ वही है, टाइम टू टाइम वो चीज़ क्या हो गई और हल्के हल्के मैन मेड थी और आसानी से वो क्या हो गई, चेंज कर दी गई और वो क्या हो रही है, अब एक्सेप्टेड हो रही है। अलग अलग रूल और अलग अलग टैक्स के साथ साथ हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST। फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशंस एंड कॉन्सेप्ट। सभी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या जितनी भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जितनी भी संस्थाएं होती हैं उन सभी संस्थाओं को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़ता है। यानी कि आप बिना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते। आपको सारी की सारी बातें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से डिस्कस करनी पड़ती हैं या अपने रूल और रेगुलेशंस में लेनी पड़ती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मैं कह सकता हूँ गोइंग कॉन्सेप्ट एग्जेम्पशंस। गोइंग कॉन्सेप्ट एग्जेम्पशंस का मतलब होता है कि आप ये मान के चलते हो कि मेरा बिजनेस जो है वो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा
और ये बहुत ईजिली ख़त्म नहीं होगा, इन फ्यूचर तक ये क्या करता रहेगा, फॉलो करता रहेगा। इसके लिए मैं मान कर चलता हूँ कि मेरी जितनी भी चीज़ें होंगी, यानी जितनी भी मेरी एसेट्स वगैरह होंगी, उन सभी एसेट्सों को जो लॉन्ग टाइम तक चलेंगी, मैं अपनी सभी एसेट्सों को क्या लेकर चलूँगा, उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पर लेकर चलूँगा। यानी कि मेरी जितनी भी फिक्स एसेट्स होंगी, इन सभी के जो रिकॉर्ड रखूँगा मैं ओरिजिनल कॉस्ट पर रखूँगा। अब ओरिजिनल कॉस्ट से रखने से मतलब होता है कि हर चीज़ की कीमत टाइम टू टाइम ख़त्म होती रहती है। आप देखते हो आपकी जितनी भी फिक्स एसेट्स होती हैं, जैसे मशीन हो गई, प्लांट हो गया, या आपकी मोटर कार वगैरह हो गई, ये टाइम टू टाइम हर साल कम होती रहती हैं। तो आप ये मान के चलते हो यार, हर साल जितने भी पैसे कम होंगे मैं उनकी असली कीमत दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल, आपकी सबसे पहले जब आपने कार खरीदी थी तो आपकी कार 1 लाख रुपए की थी, लेकिन जब आप नेक्स्ट ईयर अपना बिजनेस करते हो तो कार की कीमत कम हो जाएगी। तो आपको ये करना पड़ेगा कि उसकी कीमत कितनी कम हुई, उसकी वैल्यूएशन करने के बाद आपको ओरिजिनल कॉस्ट दिखानी पड़ेगी। अब इसकी वैल्यूएशन कम करने के लिए हम एक चीज़ का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है डेप्रीशिएशन। क्योंकि डेप्रीशिएशन का मतलब होता है कीमत का कम हो जाना। अब डेप्रीशिएशन कितना परसेंटेज लगाया जाए, ये डिपेंड करता है फर्म के ऊपर, कि फ़र्म चाहे तो 10% लगा सकती है, 5% या 20% अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से। सपोज़ कीजिए मैंने ये माना कि मेरी एक वैन थी, उस वैन की कीमत 1 लाख रुपए की थी, या कोई मेरी कार थी उसकी कीमत 1 लाख रुपए की थी। अब उस कार की कीमत हर साल 10% कम हो रही है। तो मैं पहले साल तो उसकी कीमत 1 लाख रुपये मान कर चलूँगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब मैं उसकी कीमत लूँगा तो 1 लाख में से कितने पैसे कम कर दूँगा, 10,000, यानी 10% पैसा। नेक्स्ट ईयर मैं उसकी कॉस्ट कितनी दिखाऊँगा, 90,000। यानी हर बार मैं 10,000 रुपये कम करता रहूँगा और हर साल उसकी वैल्यूएशन दिखाता रहूँगा। तो इस तरह से मैं अपनी जितनी भी एसेट्स होंगी उनकी ओरिजिनल कॉस्ट शो करूँगा। इस रूल को हम क्या बोलते हैं, गोइंग कॉन्सेप्ट एग्जाम्पशंस। नेक्स्ट होता है हमारा कंसिस्टेंसी एग्जाम्पशन। इस एग्जाम्पशंस के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि मैं जो भी मतलब अप्लाई करूँगा, मैं केवल एक ही रूल अप्लाई करूँगा, हर बार मैं एक सी चीज़ को लेकर चलूँगा। यानी इस एग्जाम्पशंस के हिसाब से मैं जितनी भी रूल या रेगुलेशन लेता हूँ वो हर साल एक से चलाने हैं, मुझे अलग अलग रूल और रेगुलेशन नहीं लेकर चलने। जैसे कि सपोज कीजिए डेप्रीशिएशन के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है डेप्रीशिएशन का जिसे हम बोलते हैं रिटन डाउन मेथड, एक दूसरा मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। अब डेप्रीशिएशन का मतलब हो गया कीमत का कम होना। अब आपकी फिक्स एसेट्स की कीमत तो कम होगी, लेकिन कीमत की जो कम होगी वो आप किस मेथड से लेके चलोगे। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड का मतलब होता है कि आपकी जो वैल्यू निकल कर आती है आप उस पर डेप्रीशिएशन लगाते हो। जैसे कि 1 लाख रुपए की कीमत थी तो पहले साल आपने 1 लाख पर 10% लगाया, 90,000 आ गए। अब अगले साल आपकी कीमत है 90,000, आप 90,000 का 10% यानी कि जो डाउन वैल्यू है उस पर लगाते हो तो वो 9,000 आएगा। जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है कि आप हर बार सेम लगाते हो, यानी ओरिजिनल कीमत पर। पहले बार आपने 10,000 लगाए, दूसरी साल भी 10,000, फिर तीसरी साल भी 10,000, यानी 1 लाख की कीमत पर ही लगाते रहते हो। तो इस रूल के हिसाब से ये बताया गया कि आप कोई भी एसेट्स में अगर कीमत कम करते हो तो हर बार एक सही, यानी आप सेलेक्ट कर लेते हो कि मैंने एक ही रूल अप्लाई करना है। अगर मैंने डेप्रीशिएशन लगाना है तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड से हर बार लगाना है, या डेप्रीशिएशन लगाना है तो मुझे रिटन डाउन मेथड से ही हर बार लगाना है। नेक्स्ट मेरा है एक्रूल एग्जाम्पशंस। इस एग्जाम्पशंस के हिसाब से हम जितनी भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं बुक्स के अंदर, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन एट द टाइम करते हैं, उसी टाइम। और जितनी भी बातें होती हैं उन्हें एक ही वक्त पर लेते हैं। यानी कि अगर मैंने किसी चीज़ का कैश पेड कर दिया तो मैं वो ट्रांजेक्शन में लेता हूँ, और जिसका कैश पेड ना करा हो वो ट्रांजेक्शन भी। यानी कि अगर मैंने कोई भी एक्सपेंसेस करा हो और मुझे उसके कुछ पैसे देने बाकी हैं किसी कस्टमर को, तो मैं उसे आउटस्टैंडिंग के साथ रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और अगर मैंने कोई एक्सपेंसेस पे करा है और उसका पैसा मैंने पहले से पे कर दिया है तो उस एक्सपेंसेस को मैं प्रीपेड के नाम से शो कर लेता हूँ। यानी कि इस एग्जाम्पशंस के हिसाब से आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उन सभी ट्रांजेक्शन को आप एक ही वक्त में लिखते हैं, यानी एक साथ लिखते हैं। उनके सारे पैसे भी एक साथ लिखते हैं। वो बातें चाहे पेड कर दी हों या पेड ना करी हों, इन सभी को मिला के एक साथ अमाउंट दिखाई जाती है। जैसे सपोज कीजिए आपने किसी आदमी से कोई वर्क कराया और वो वर्क 10,000 रुपये का बैठा, 10,000 का वर्क है और आप अभी 8,000 रुपये पे कर रहे हो, 2,000 रुपये आप उसे बाद में दोगे, तो आप 8,000 प्लस 2,000 आउटस्टैंडिंग, इस तरह से पूरे के पूरे 10,000 रुपये दिखाएंगे। ये दिखाया गया कि इसके अंदर कि जो भी अमाउंट रह गई होती है हम उसे भी दिखाते हैं और जो पेड कर रहे होते हैं वो भी दिखाते हैं।